सेक्स लाइफ सीजन 2 एपिसोड 1। एपिसोड पिछले सीजन के एंड से ही शुरू होता है, जहां बिली कूपर से छुपकर ब्रैड से मिलने के लिए जाती है, लेकिन ब्रैड बिली को ये बोलकर वापस भेज देता है कि जब मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था तब तुमने मुझे मना कर दिया था और फिर उसके बाद मैं इस गम से काफी समय तक बाहर नहीं आ पाया था। लेकिन अब मैं जीजी नाम की एक मॉडल के साथ रिलेशनशिप में हूँ और वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। और ब्रैड की तरफ से सारे रास्ते बंद होने के बाद बिली फिर से कूपर को अपना सहारा बनाने के लिए घर जाती है और उसे यह बताने की कोशिश करती है कि मैं ब्रैड से मिलने गई थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी बची रहे और सब कुछ ठीक हो जाए, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए जाएं। लेकिन क्योंकि कूपर बिली का फोन ट्रैक कर रहा था, तो बिली के बताने से पहले से ही कूपर को यह बात पता थी कि बिली ब्रैड से मिलने के लिए गई है। और अब बिली के घर आने के बाद कूपर बिली पे चिल्लाए ना, इसीलिए बिली ऊट पटांग बहाने बनाते हुए इधर उधर की बातें कर रही है। लेकिन अब एक ऐसा इंसान जो अपने बच्चों की खातिर बिली की सारी हरकतों को झेल रहा था और सब कुछ माफ करता जा रहा था, वो अब पूरी तरीके से थक चुका था। वो बिली के बार बार झूठ बोलने और बार बार धोखा देने की वजह से पूरी तरीके से टूट चुका था, और वो एक ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता था जो उसकी नाक के नीचे किसी और के साथ सो रही थी। और अब कूपर आखिर में बिली से ये बोलकर घर से चला जाता है कि बिली, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस थक चुका हूँ। और अब आखिर में एक अच्छे पिता, अच्छे पति और एक अच्छे इंसान की सारी खूबियां और सारी अच्छाई टूटकर बिखर चुकी थी, वो भी सिर्फ एक ऐसी औरत की वजह से जिसने अपने पति तो छोड़ो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि उनका क्या होगा, उन पर क्या असर पड़ेगा। अब कहानी प्रेजेंट में 6 महीने आगे की दिखाई जाती है और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि बिली और कूपर का डिवोर्स केस शुरू हो चुका है और बिली ने फिर से साइकोलॉजी की टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है और साथ ही वो एक नए अपार्टमेंट के अंदर भी शिफ्ट हो गई है। वहीं कूपर अपने बच्चों के साथ रहता है, उनका पूरा ख्याल रखता है और अपने ऑफिस टाइम के अंदर अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए अपने बच्चों की नैनी को उसने फुल टाइम जॉब पर भी रख लिया है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कोर्ट के ऑर्डर पर एक दिन कूपर बच्चों के साथ रहता है तो एक दिन बिली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब से बिली अपनी न्यू अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट हुई थी, तब से उसने बाहर जाना, लोगों के साथ घुलना मिलना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। और अब बिली की लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए साशा उसे अपने साथ एक क्लब में लेकर जाती है और यहाँ बिली की मुलाकात माजिद नाम के एक लड़के से होती है जो उससे एज में काफी छोटा था। अब बिली पहले तो उस लड़के से दूर रहने की कोशिश करती है, मगर फिर साशा बिली को माजिद के साथ टाइम बिताने के लिए फोर्स करती है और कहती है कि जाओ और एंजॉय करो। अब हम देखते हैं कि माजिद बिली में काफी इंटरेस्ट दिखाने लगता है और जो बिली अपनी प्रॉब्लम में काफी ज्यादा दुखी थी, वो पहले तो माजिद को बोलती है कि मुझसे दूर रहो, मैं बिल्कुल भी सही लड़की नहीं हूँ। और अब जब माजिद बिली की ये बात सुनने के बावजूद भी पीछे नहीं हटता, तो फिर आखिर में बिली उसे अपने पूरी की पूरी पास्ट की कहानी सुना देती है और साथ ही उसे अपनी गलतियों के बारे में भी बता देती है। और अब अपने बारे में सब कुछ बताने के बाद बिली को लग रहा था कि माजिद उसकी असलियत जानने के बाद वहां से चला जाएगा, मगर माजिद बिली से इम्प्रेस हो जाता है। उसे लगता है कि जो लड़की फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही अपनी असलियत बता सकती है, वो पूरी तरीके से अच्छी और रियल लड़की है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माजिद बिली को अपने रेस्टोरेंट में डिनर डेट पर इनवाइट करके वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जब बिली और साशा की बुक को लेकर एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो तब वहां साशा की मुलाकात काम नाम के एक लड़के से होती है जो साशा का 17 साल पुराना एक्स बॉयफ्रेंड था। साशा ने 17 साल पहले काम को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे अपना करियर बनाना था, न कि किसी मर्द की कामयाबी पर खुश होना था। अब करियर बनाना अच्छी बात तो है, मगर साशा ने 17 साल पहले काम की शादी के प्रपोजल को पहले तो हाँ कर दिया था और उसके साथ स्टैनफोर्ड जाने के लिए भी मान गई थी। मगर फिर साशा की दादी ने साशा को भड़काते हुए ये कहा कि तुम सिर्फ एक मर्द के लिए अपने सपनों को बर्बाद करना चाहती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब साशा पहले तो अपनी दादी की बात न मानकर काम के साथ स्टैनफोर्ड जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है, लेकिन फिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसे अपनी दादी की बात में पॉइंट नजर आता है और फिर उसके बाद वो काम को बिना कुछ रीजन दिए, बिना कोई बात बताए वापस अपने घर आ जाती है और काम से रिलेशनशिप के साथ साथ पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट तोड़ लेती है। यानी कि काम को इन 17 सालों के अंदर आज तक नहीं पता चल पाया था कि आखिर साशा ने उसे छोड़ा तो छोड़ा क्यों। और अब हम देखते हैं कि साशा अपने 17 साल पुराने एक्स को अचानक देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और अब इतने सालों बाद काम को अचानक देखने की वजह से साशा के दिल के अंदर भी कहीं ना कहीं प्यार जगने लगा था। और जो लड़की थोड़ी देर पहले ही अपनी बुक के बारे में बात करते हुए इंटरव्यू के अंदर सभी को शादी ना करने की सलाह दे रही थी और ये बोल रही थी कि सबको बिना बंदिशों के जीना चाहिए और अपनी मनमर्जी करनी चाहिए, जबकि साशा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि शादी एक पवित्र रिश्ता होता है जिसके अंदर दो आत्माओं का मिलन होता है। और ऐसा सिर्फ भारतीय लोगों के लिए नहीं है, विदेश में भी ऐसा ही होता है। वो तो सिर्फ फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है कि विदेशों के अंदर सभी लोगों का या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि विदेश के अंदर डिवोर्स रेशियो बहुत सारे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी रेशियो काफी ज्यादा है, मगर विदेशी कपल भी एक दूसरे के साथ जीने मरने में ही यकीन रखते हैं। साशा एक्चुअली उस ग्रुप से आती थी जिस ग्रुप के लोग खुद को सो कॉल्ड सेकुलर, फेमिनिस्ट और इंटेलेक्चुअल बताते हुए समाज के सभी नियमों को तोड़ने में लगे रहते
रहते हैं, लाइक शादी करना जरूरी नहीं है, लड़के बिकनी या फिर साड़ी क्यों नहीं पहन सकते, लड़कियों को हर जगह रिजर्वेशन दो और फिर उसके बाद उन्हें बराबरी का अधिकार भी दो। इन शॉर्ट इस तरीके के लोग दोगले होते हैं। और अब साशा का भी दोगलापन साफ साफ दिखाई दे जाता है। जो साशा दूसरों को ज्ञान दे रही थी, वो खुद काम को देखते ही मन के किसी कोने में उसके साथ लाइफ सेट करने के बारे में सोचने लगती है, एक उम्मीद जगाने लगती है। और अब काम, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ चलाता था और डॉक्टर भी था, वो साशा को डिनर डेट पर इनवाइट करके उसी न्यूज चैनल के अंदर इंटरव्यू देने चला जाता है जहां थोड़ी देर पहले साशा इंटरव्यू दे रही थी। अब इसके बाद एक तरफ तो साशा काम के साथ डिनर डेट पर जाती है, वहीं दूसरी तरफ बिली भी माजिद के रेस्टोरेंट के अंदर माजिद के साथ डेट पर चली जाती है। अब साशा और काम की डेट पर काम उसे पुरानी बातें याद करवाने की कोशिश करते हुए इनडायरेक्टली फिर से रिलेशनशिप में लाने की कोशिश करने लगता है, मगर साशा फिर से खुद को रोकते हुए और अपनी डेट को खराब करते हुए अपने घर वापस चली जाती है। अब इसके बाद हम बिली को देखते हैं जो माजिद के साथ अपनी डेट को पूरा एंजॉय करती है और फिर उसके बाद माजिद उसे उसकी बिल्डिंग के नीचे तक छोड़ने आता है। और अब जब बिली और माजिद बिली की बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हैं तो माजिद बिली को किस करने की कोशिश करता है, मगर बिली खुद को रोक लेती है और फिर उसके बाद अपने घर में आकर ये सारी बातें साशा को बता देती है। और अब साशा बिली की ये बात सुनकर उसे बोलती है कि तुम्हें अपने पास्ट को बुला के आगे बढ़ना चाहिए और जाकर माजिद को किस करना चाहिए, तो अभी जाओ और जाकर अभी माजिद को किस करो। और अब हमें यहाँ पर साशा का फिर से एक और बार दोगलापन देखने को मिलता है। मतलब वो खुद तो अपने करियर को बनाने के लिए 17 साल पहले अपने बंदे को छोड़ देती है और 17 साल बाद फिर से उसी बंदे के मिलने के बावजूद भी फिर से वो अपनी डेट को सिर्फ इसलिए बिगाड़ देती है क्योंकि वो किसी कमिटमेंट में नहीं रहना चाहती थी। एक्चुअली साशा जैसी लड़की या लड़कों का प्रॉब्लम यही होता है कि वो कमिटमेंट, वफादारी और जिम्मेदारी से डरते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग वफादारी के नाम पर कुत्ते से रिलेट करने लगेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो अपने पार्टनर को लेकर वफादार नहीं हो सकता, जो जिंदगी में किसी एक इंसान को नहीं चुन सकता अपनी जिंदगी बिताने के लिए, उस इंसान पर आप एक धैले का भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ कि आज की दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ के अंदर मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे शुद्ध और पवित्र रिलेशनशिप वाला कपल वही होता है जिन्होंने एक दूसरे के अलावा ना तो पास्ट में और ना ही प्रेजेंट में और ना ही कभी फ्यूचर में किसी और के बारे में सोचा हो या किसी और के साथ रिश्ते में रहे हो, यानी कि वन पर्सन वन लाइफ। और यही सच्चा प्यार होता है। बैक टू द स्टोरी, साशा खुद को तो हर एक चीज से दूर रख रही थी, लेकिन वहीं वो बिली को भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। एक्चुअली एक कहावत है ना कि जैसे आपके दोस्तों का स्टैंडर्ड होता है, जैसी उनकी हैसियत होती है और जैसा उनका चरित्र और कैरेक्टर होता है, वैसे ही आप बनते चले जाते हो, क्योंकि जैसे आपके दोस्तों का चरित्र होगा वैसे ही आप होते जाओगे। और फिर थोड़े समय बाद आप नोटिस करोगे कि जिस बिगड़े हुए दोस्त के साथ रहकर आप बिगड़े थे, वो तो सही रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी संवार चुका है, लेकिन आपने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है। एक्चुअली बिली को साशा के साथ उसी दिन दोस्ती तोड़ देनी चाहिए थी जिस दिन उसकी और कूपर की शादी हुई और बिली की लाइफ में एक अच्छा और परिवार वाला इंसान आया था। अब एक तरफ तो हम देखते हैं कि साशा के कहने पर बिली माजिद के रेस्टोरेंट में जाकर उसे किस कर लेती है, वहीं दूसरी तरफ हम साशा को भी देखते हैं जो काम के प्यार को भुलाने के लिए अपने वन नाइट स्टैंड वाले एक पार्टनर को कॉल करके बुला लेती है और फिर उसके साथ सेक्स करने लगती है। अब इसके बाद हम माजिद के रेस्टोरेंट में देखते हैं कि ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड जीजी के साथ माजिद के रेस्टोरेंट के अंदर आया होता है। और अब यहाँ पर बिली को पता चलता है कि ब्रैड माजिद के रेस्टोरेंट के अंदर एक इन्वेस्टर है। और अब बिली और ब्रैड के रिएक्शंस को देखने के बाद माजिद भी ये बात समझ जाता है कि ब्रैड ही बिली का वो एक्स है जिसके चक्कर में उसने अपनी शादी बर्बाद कर ली। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कूपर को भी फ्रांचेस्का का साथ मिल चुका था और अब वो दोनों भी रिलेशनशिप में आ गए थे। और अब वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना ज्यादा डूब चुके थे कि उन्हें जहां भी मौका मिलता था वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते थे, एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग और सेक्स करने लगते थे। हालांकि इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में इनके ऑफिस के अंदर किसी को भी नहीं पता था सिवाय कूपर के दोस्त डेविन के अलावा। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके ऑफिस की पॉलिसी थी कि ऑफिस के अंदर काम करने वाले दो लोग रिलेशनशिप के अंदर नहीं आ सकते, और अगर वो रिलेशनशिप के अंदर आए तो दोनों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। और अब एक रात जब कूपर और फ्रांचेस्का ऑफिस के मीटिंग रूम के अंदर सेक्स कर रहे होते हैं तो तभी वहां इन दोनों का सीनियर आ जाता है जो इन दोनों को सेक्स करते हुए देख लेता है। और अब ये दोनों बुरी तरीके से फंस चुके थे और अब यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सेक्स लाइफ सीजन 2 एपिसोड 2 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ब्रैड को बिली के साथ बिताए सारे पल याद आ रहे होते हैं और फिर वो बिली से मिलने के लिए उसके कॉलेज चला जाता है, जहाँ पर वो बिली से पूछता है कि तुम माजिद के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ गई। एक्चुअली ब्रैड को अभी तक ये नहीं पता था कि बिली और कूपर अलग हो चुके हैं और उन दोनों का डिवोर्स केस चल रहा है। बिली ब्रैड की बात सुनकर उसे ये बता देती है कि कूपर और वो अलग हो चुके हैं और अब बिली माजिद के साथ रिलेशनशिप में है। अब बिली की बात सुनने के बाद ब्रैड माजिद से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम बिली को लेकर सीरियस हो या फिर तुम सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहे हो। एक्चुअली ब्रैड ये नहीं चाहता था कि माजिद बिली के साथ टाइम पास करके उसे छोड़ दे। माजिद ब्रैड के सवाल का जवाब देते हुए उससे बोलता है कि हम दोनों को मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और अभी भी काफी सारी चीजें
क्लियर नहीं है। अब एक तरफ तो ब्रैड बिली से खुद को अलग नहीं कर पा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रैड की गर्लफ्रेंड जीजी अपनी पूरी ईमानदारी से हर वो कोशिश कर रही थी जो एक माँ को करनी चाहिए। अब इसके बाद हम साशा को देखते हैं जो एक माइक नाम के एजेंट से मिलती है और अब यहाँ पर माइक साशा को बोलता है कि तुम्हारी बुक बेस्ट सेलर है मगर ये बहुत छोटी कामयाबी है, मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूँ जहाँ के बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो। मैं तुम्हारी किताब को नहीं बल्कि मैं तुम्हें ही ब्रांड बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वैसा ही बनना होगा जैसी तुम्हारी बुक की आइडियोलॉजी है। टेक्निकली माइक यहाँ पर साशा को सूडो फेमिनिज्म की तरफ झुकने के लिए बोल रहा था। अब साशा माइक के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद काम से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, जहाँ पर ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि क्योंकि साशा को अपने करियर पर फोकस करना है तो इसीलिए काम साशा को उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए फोर्स नहीं करेगा, लेकिन साशा काम के साथ डेट पर तो जा ही सकती है। और अब ये सब डिसाइड होने के बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं और अब थोड़ी बहुत देर एंजॉय करने के बाद साशा के फोन पर उसके न्यू एजेंट माइक का कॉल आता है और वो साशा को बोलता है कि मैंने तुम्हारी न्यू बुक को अच्छे पैसों में सेल कर दिया है, तो कल सुबह तक मुझे तुम्हारी न्यू बुक की रफ कॉपी चाहिए और इस न्यू बुक का टाइटल है अनअटैच्ड। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि साशा ने ना तो कोई न्यू बुक लिखी थी और ना ही उसने माइक को अपनी किसी न्यू बुक का कोई आइडिया सुनाया था। एक्चुअली माइक ने और ज्यादा पैसे बनाने के लिए अपने साइड से ही पब्लिकेशन हाउस को सिर्फ एक टाइटल सेल कर दिया था और अब उस टाइटल के बेस पर पूरी की पूरी बुक लिखनी बाकी थी। यानी कि माइक ने पब्लिकेशन हाउस को ऐसी बुक सेल कर दी थी जिसका अभी तक कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये बात सुनकर आप हैरान मत होना कि जिस बुक का अभी तक कोई अस्तित्व ही नहीं था उस बुक को माइक ने कैसे सेल कर दिया। एक्चुअली यही है बुक इंडस्ट्री का सबसे डार्क हिस्सा, जहाँ पर बुक का टाइटल पहले बेच दिया जाता है और फिर उस टाइटल को कैश करने के लिए पूरी की पूरी बुक लिखी जाती है। बैक टू द स्टोरी। अब क्योंकि साशा के पास टाइम काफी कम था तो इसलिए काम साशा को उसके घर छोड़कर वापस जाने लगता है, मगर फिर साशा काम को अपने घर में बुला लेती है और फिर उसके साथ रोमांस करने लगती है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिली की माँ कूपर के घर आ जाती है और अब जैसे ही बिली घर पर आती है वैसे ही बिली की मॉम बिली को समझाने लगती है और कहती है कि तुम्हें कूपर को नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें उससे अच्छा लड़का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बिली की माँ उसे ये भी बोलती है कि तुम्हारी सेक्स की भूख ने पास्ट में तुम्हें कई तकलीफों में डाला है और तुम सिर्फ सेक्स की भूख की वजह से ही पास्ट में कई बार कई गलतियां कर चुकी हो जिनके नतीजे भी तुमने भुगते हैं और वो नतीजे हमेशा बहुत बुरे रहे हैं। अब जब बिली की माँ उसे सब समझा रही थी और उसे स्टेबल लाइफ जीने के लिए बोल रही थी तो तभी बिली अपनी माँ पर भड़कते हुए उससे कहती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप मुझे शर्म करना नहीं सिखाती तो शायद मैं बातें नहीं छिपाती और खुलकर वो सब कर पाती जो मुझे करना है। मतलब सूडो फेमिनिस्टों का ये सही है, पति का पैसा यूज करो, उसका स्टेटस यूज करो और जब मन करे तब किसी और के साथ सेक्स करने लगो, और इन सब के बावजूद भी वो बेचारा पति तुमसे एक सवाल भी ना पूछ ले। और ये वही लोग हैं जो ये सारी हरकतें करने के बावजूद भी जब इनका पति और इनके परिवार इनसे सवाल करते हैं कि तुम ये सब हरकतें क्यों कर रहे हो, तो इनका जवाब सामने से क्या आता है कि औरतों को सदियों से दबाया गया है, जब से सृष्टि चली है तब से दबाया गया है, हम अपने मन की क्यों नहीं कर सकते, हम कब तक बंदिशों में रहेंगे, हम अपने मन की करेंगे। भाई तुम सेक्स, दारू, शराब और अय्याशी में ही क्यों मर्दों की बराबरी करना चाहते हो? साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कल्पना चावला जैसी बनो, जीजाबाई जैसी बनो, अहिल्या बाई जैसी बनो, अवनी चतुर्वेदी जैसी बनो, मिथाली राज जैसी बनो, साइना नेहवाल जैसी बनो। एंड ट्रस्ट मी गर्ल, जिस तरीके से आपको फक बॉयज नहीं पसंद ना, उसी तरीके से हमें भी इस तरीके की लड़कियां पसंद नहीं है। और वैसे भी इंडिया को फेमिनिज्म की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर माता सीता को भी शस्त्र का भी ज्ञान था और वेदों का भी ज्ञान था। और आप लोग तो पढ़ते नहीं होगे जो कि बहुत शर्म की बात है, लेकिन हमारे बहुत सारे वेद पुराणों के अंदर बहुत सारे लाइन्स और इवन बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को हमारी फीमेल ऋषि मुनियों ने लिखा है। आप ये सोचकर हैरान मत होना कि ऋषि मुनियां फीमेल्स भी थी। जी हाँ, हमारे यहाँ ऋषि मुनियां फीमेल्स भी थी और उन्होंने भी हमारे ज्ञान और ग्रंथों को लिखने में उतना ही बड़ा योगदान निभाया है जितना बड़ा मेल्स ने निभाया है। तो हमें फेमिनिज्म, हमें वुमेन एम्पावरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी हजारों लाखों साल पहले इन सब चीजों में मास्टर्स करके बैठे हुए हैं। वो तो बस बीच में कुछ टुचपुंजिये से आ गए थे जिन्होंने हमारा कल्चर खराब कर दिया। अब हम देखते हैं कि बिली की माँ उसकी बातें सुनकर उस टाइम तो उससे कुछ नहीं बोलती, मगर रात होने पर वो बिली के साथ अपने पास्ट को शेयर करते हुए उससे बोलती है, मैं भी जवानी में तुम्हारी तरह थी, मुझे भी सेक्स की बहुत तगड़ी भूख थी, मैंने भी तुम्हारी तरह मल्टीपल मर्दों के साथ सेक्स किया है। अब बिली अपनी माँ की बातें सुनने के बाद उनसे बोलती है कि मॉम आप कुछ भी बोलो मगर मैं कूपर के साथ नहीं रहूंगी, वो मेरा पास्ट है। बिली की बात सुनने के बाद उसकी माँ उससे बोलती है कि तो फिर अपने फ्यूचर माजिद के पास जाओ। और अब अपनी माँ से परमिशन मिलने के बाद वो सीधा माजिद से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और फिर माजिद और बिली माजिद के घर जाकर काफी सारा रोमांस करते हैं। अब यहाँ एक्चुअली हम नोटिस कर पाते हैं कि बिली की मॉम भी खुद जवानी में मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिर अब वो कैसे सुधर गई। तो इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि आप मानो या ना मानो, आजादी, खुशी, मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स करना, पार्टीज करना, दारू वारू, अय्याशी करना, ये सब बकवास चीजें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जवानी का जोश होता है और कुछ भी नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा छाता है और जब दिखाई देता है कि तुम बूढ़े होते जा रहे हो और उस समय पर ना तो तुम्हारे पास बच्चे हैं, ना तुम्हारे पास परिवार है, ना पति है, ना पत्नी है, ना माँ बाप है, ना ससुराल वाले हैं, तो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुमने जवानी के अंदर कितनी बड़ी गलतियां करी थी जिनकी वजह से आज तुम्हारे पास एक भी रिश्ता नहीं है। और जो लोग जवानी की दहलीज पर हैं या जो लोग जवान हैं, उन सबको ये सारी चीजें बहुत बेतुकी लग रही होंगी। उन्हें लग रहा होगा कि हमारे पास बस पैसा होना चाहिए, ये दोस्त यार परिवार इन सबसे हमें क्या लेना देना। अभी लेना
देना नहीं होगा क्योंकि आप अभी जवान हो। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ेगी, आप बूढ़े होगे, यकीन मानना आपको मेरी ये बात जरूर याद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करके या डाउनलोड करके रख लेना। बैक टू द स्टोरी। अब इसके बाद हम ब्रैड को देखते हैं जिसके दिमाग में बार बार बिली आए जा रही थी और वो बिली को भुला नहीं पा रहा था। और अब फाइनली वो जीजी को ये बात बताने के लिए उसके पास जाता है कि वो बिली को भुला नहीं पा रहा और वो इस तरीके से नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। वो एक परिवार वाला इंसान नहीं है, उसे बिली की याद बार बार आ रही है। लेकिन जब ब्रैड ये सारी बातें जीजी से बोलता है तो उस समय जीजी के कान में ईयरपॉड्स लगे थे और उनके अंदर म्यूजिक चल रहा था, जिस वजह से जीजी ब्रैड की कोई बात नहीं सुन पाती। और अब जीजी ब्रैड को अपने पास देखकर जैसे ही अपने ईयरपॉड्स निकालती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझसे कुछ कहा, तो ब्रैड उससे सेकंड टाइम ये सारी बातें बोल नहीं पाता क्योंकि उसके सामने टेबल पर उसके होने वाले बच्चे की फोटोज रखी हुई थी और वो उन फोटोज को देखकर पूरी तरीके से पिघल जाता है। और फिर उसके बाद वो उनमें से एक फोटो को चुनकर अपने फ्रिज पर फोटो को लगाते हुए ये फैसला करता है कि वो फाइनली बिली को अपनी लाइफ से पूरी तरीके से निकालने के लिए जीजी से शादी कर लेगा और जीजी और अपने बच्चे के साथ एक हैप्पी लाइफ जिएगा। और इस फैसले को करने के बाद ब्रैड तुरंत जीजी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब यहाँ पर ब्रैड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ब्रैड का बचपन बहुत खराब गया था। जब ब्रैड को अपने डैड की जरूरत थी उसी टाइम पे ब्रैड के डैड उसे छोड़कर चले गए थे और तभी से ब्रैड ने फैसला कर लिया था कि जैसे उसके डैड थे वैसा वो नहीं बनेगा। वो एक अच्छा पिता बनेगा, वो पिता जो अपने बच्चे को हर हाल में अपने पास रखेगा, उसकी परवरिश करेगा, उसके साथ खेलेगा कूदेगा, उसकी हर सुख दुख में उसके काम आएगा। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम कूपर और फ्रेंचेस्का को देखते हैं। ये दोनों ऑफिस में होते हैं और अब कंपनी का बोर्ड इन दोनों को लेकर फैसला लेने वाला था कि जो इन लोगों ने ऑफिस के अंदर सेक्स किया उसकी इन दोनों को क्या सजा दी जाए। और अब कंपनी का बोर्ड ये फैसला करता है कि कूपर को तो वार्निंग देके छोड़ दिया जाए, मगर क्योंकि फ्रेंचेस्का कूपर की बॉस थी और उसे रूल्स का ध्यान रखना चाहिए था लेकिन उसने नहीं रखा, तो इसीलिए बॉस होने के नाते उसकी जॉब जाएगी। और अब जैसे ही कूपर को ये बात पता चलती है कि फ्रेंचेस्का की जॉब चली गई है, वैसे ही कूपर फ्रेंचेस्का को लेकर बोर्ड मेंबर्स के पास जाता है और ये बोलता है कि या तो तुम फ्रेंचेस्का को जॉब पर वापस रखोगे वरना मैं भी जॉब छोड़ रहा हूँ। और अब कंपनी का बोर्ड इन दोनों को ही जॉब से निकाल देता है, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये लोग ऑफिस के सामने एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों फ्रेंचेस्का के घर पर जाकर भी काफी दमदार रोमांस करते हैं और अब एक दूसरे के साथ लिपटा लिपटी और धमाका मचाने के बाद फाइनली रात होने पर फ्रेंचेस्का कूपर को बोलती है कि अब हम अपनी नई कंपनी शुरू करेंगे, तुम बस जल्दी से जल्दी बिली से डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो। और अब जैसे ही कूपर फ्रेंचेस्का के मुंह से अपने डिवोर्स और उसके साथ शादी करने की बात सुनता है, वैसे ही उसके मुंह का रंग उतर जाता है। और अब कूपर बात को टालते हुए फ्रेंचेस्का और अपने लिए खाना लेने के लिए एक चाइनीज रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ता है। अब पूरे रास्ते हम देखते हैं कि कूपर के दिमाग में सिर्फ दो ही लाइनें चल रही थी। पहली लाइन तो ये थी कि तुम डिवोर्स ले लो और दूसरी लाइन ये थी कि फिर हम शादी कर लेंगे। और अब इन दोनों ही बातों से कूपर का मूड पूरी तरीके से ऑफ हो गया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि शायद कूपर कहीं ना कहीं अभी भी चाहता था कि बिली उसके पास वापस आ जाए और फिर से उसका परिवार वैसा ही हो जाए जैसा पहले था, मगर वो भी क्या करे, वो कोशिश कर करके थक चुका था और बिली उसका दिल तोड़ तोड़ के थकी नहीं थी। अब हम देखते हैं कि जैसे ही कूपर फूड शॉप में जाता है और फूड पैक करवा रहा होता है, तभी वहाँ पर उससे एक लड़की फ्लर्ट करने लगती है। और अब हम देखते हैं कि कूपर उस लड़की के साथ फूड शॉप के टॉयलेट के अंदर जाकर सेक्स करने लगता है। और अब हम यहाँ पर कूपर के फेस से नोटिस कर पाते हैं कि वो सेक्स के दौरान ना तो हॉर्नी और ना ही रोमांटिक फील कर रहा था, उसके फेस पे अलग ही रिएक्शन थे, मानो कि वो बिली के दिए गए धोखे की भड़ास उस लड़की के साथ सेक्स करके निकाल रहा हो। इस तरीके की भड़ास को हमने पिछले सीजन में भी देखा था जब कूपर बिली की लिखी गई जर्नल को पढ़ते हुए मास्टरबेशन कर रहा होता है। और मास्टरबेशन जिस टाइम पे वो कर रहा था उस टाइम पे वो जर्नल के अंदर उस वाले हिस्से को पढ़ रहा था जिस हिस्से के अंदर बिली और ब्रैड रोमांस कर रहे थे। एक्चुअली जो कूपर कर रहा था उसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो ये वैसे ही है जैसे कोई मर्द या फिर औरत बाहर जाकर सेक्स कराए और उसका पार्टनर उससे बदला लेने के लिए और उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए बाहर जाकर किसी और के साथ सेक्स कर ले, या फिर अपने पार्टनर को बाहर सेक्स करने की सजा देते हुए उसके साथ ब्रूटली सेक्स करने लगे। और अब कूपर के इसी भड़ास वाले सेक्स के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सेक्स लाइफ सीजन 2 एपिसोड 3। एपिसोड शुरू होता है कुछ महीने आगे से, जहां बिली बच्चों के साथ एक दिन बिताने के बाद वापस जा रही थी कि तभी कूपर का बेटा हडसन बातों ही बातों में बिली को यह बता देता है कि फ्रेंचेस्का अक्सर उनके घर आती है और उसने हडसन को एक टॉय भी दिया है जो उस समय भी हडसन के हाथ में था। अब जैसे ही बिली को यह एहसास होता है कि फ्रेंचेस्का उसकी जगह ले रही है और बच्चे भी इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैसे ही वो इस बारे में बात करने के लिए कूपर से मिलने के लिए जाती है। और फिर वो उससे पूछती है कि फ्रेंचेस्का को बच्चों से मिलवाने से पहले क्या तुम्हें मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, और क्या ये बात मैं जान सकती हूँ कि फ्रेंचेस्का अक्सर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रुका करती है। कूपर बिली के सवालों का जवाब देते हुए ऐसा बोलता है कि फ्रेंचेस्का को बच्चों से मिलवाने के लिए मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है और फ्रेंचेस्का मेरे घर पर रात को कभी भी नहीं रुकती, लेकिन जब भी रात को मैं शहर में रुकता हूँ तब मैं उसके घर पे जरूर होता हूँ। अब बिली कूपर की ये बात सुनकर उस पर भड़कते हुए उससे बोलती है कि लेकिन तुमने तो कोर्ट में कहा था कि तुम अपने भाई के साथ रहते हो। बिली की ये बात सुनकर कूपर उससे बोलता है कि तुमने भी तो कोर्ट में बोला था कि तुम अपने फ्लैट में रहती हो, लेकिन तुम्हारा फ्लैट हमेशा खाली पड़ा रहता है और तुम ब्रैड के पास रहती हो। कूपर की ये बात सुनने के बाद बिली उसे बता देती है कि ब्रैड और मैं अलग हो चुके हैं और अब मैं उसके साथ नहीं रहती। और अब ये बात सुनने के बाद कूपर का मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता
जाता है और अब उसे ये बात रियलाइज होती है कि बात ब्रैड की नहीं थी। बात तो ये थी कि बिली कूपर के साथ नहीं रहना चाहती थी, जबकि कूपर को अब तक ये बात लग रही थी कि बिली उसके साथ इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि कूपर ब्रैड की तरह सेक्स नहीं कर पाता और बिली को कूपर नहीं ब्रैड से प्यार है। मगर असल में तो बिली को कोई भी चल जाता, मगर वो कूपर के साथ नहीं रहना चाहती थी, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। असल में तो बिली को ब्रैड ही चाहिए था। माजिद तो सिर्फ उसके लिए टाइम काटने की और टाइम पास की जरूरत थी और ये बात आगे जाकर तब साबित भी हो जाती है जब रात होने पर बिली माजिद के रेस्टोरेंट में क्रिसमस पार्टी के लिए जाती है और फिर यहाँ पर उसे साशा से ये बात पता चलती है कि ब्रैड ने जीजी से शादी कर ली है। अब जैसे ही बिली को ब्रैड की शादी के बारे में पता चलता है वैसे ही उसका दिल ठीक उसी तरीके से दुखता है जिस तरीके से अब तक कूपर का दिल दुख रहा था। और अब बिली अपने आंसुओं को रोकते हुए फेक स्माइल के साथ जीजी और ब्रैड को उनकी शादी के लिए उन्हें बधाई देती है। अब इसके बाद जीजी तो वॉशरूम चली जाती है मगर ब्रैड और बिली आपस में बात करने लगते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए और एक दूसरे को देखते हुए काफी इमोशनल हो जाते हैं, मानो कि इनका दिल ये कह रहा हो कि बस एक मौका मिल जाए और ये दोनों फिर से एक हो जाएंगे। अब इस पार्टी के अंदर जीजी बिली के साथ दोस्ती करने की भी कोशिश करती है मगर क्योंकि बिली ब्रैड की शादी से काफी ज्यादा दुखी थी तो इसलिए वो जीजी से ज्यादा बात नहीं कर पाती और फिर वो वहां से चली जाती है। अब एक तरफ तो ये हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साशा पार्टी में आने से पहले अपनी फाउंडेशन इंडिपेंडेंट फॉर वुमेन लाइफ के इवेंट में जाती है जहां वो लाइव इंटरव्यू के दौरान इमोशंस में बहकर काम को एज अ बॉयफ्रेंड सबके सामने इंट्रोड्यूस करा देती है और आज वो जो भी है उसके लिए वो थोड़ा बहुत क्रेडिट अपने बॉयफ्रेंड काम को भी दे देती है। अब यहाँ पर जब साशा अपनी और काम की सेक्स लाइफ के बारे में बात करते हुए अपनी सेक्स लाइफ की डिटेल सबके सामने बता रही होती है तभी काम साशा को डिटेल देने से रोकने के लिए मजाक मजाक में उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और अब काम की इस हरकत को देखने के बाद सूडो फेमिनिस्ट ट्विटर पर आकर साशा के खिलाफ हैशटैग चलाने लगती है, #MissDependent। अब हम देखते हैं कि जब साशा माजिद के रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी एंजॉय कर रही होती है तभी उसके एजेंट का कॉल उसे आता है और वो उससे बोलता है कि इंटरव्यू में तुम्हारे बीएफ ने जो हरकत करी है उसकी वजह से तुम्हारा पूरा ब्रांड खराब हो सकता है, तो जो रायता तुमने फैलाया है उसे समेटो और इस बंदे को लाइफ से चलता करो। अब इसके बाद हम कूपर को देखते हैं जो कई दिनों से फ्रांचेस्का के कॉल और मैसेजेस को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे फ्रांचेस्का के साथ भी अपने खालीपन और अपने दुख से छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। अब हम देखते हैं कि कूपर फ्रांचेस्का के मैसेजेस को इग्नोर करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात ट्रीना से हो जाती है जो लगभग 8 साल बाद जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन सिलेक्शन ना होने की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो अपने गम को कम करने के लिए काफी सारी शॉपिंग करके अपने घर की तरफ जा रही होती है। अब हम देखते हैं कि ट्रीना कूपर से बोलती है कि क्या तुम्हें वो रात याद है जब तुम सेक्स पार्टी के अंदर अपनी बीवी के साथ आए थे और मैंने तुम्हें बीजे दिया था। और अब ट्रीना का इतना कहना ही था कि कूपर उसे ये बोलकर अपने घर चला जाता है कि जैसे ही रात को तुम्हारे बच्चे सो जाएं वैसे ही तुम मेरे घर आ जाना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कूपर अपने घर जाकर अपने बच्चों की नैनी को क्रिसमस पार्टी के लिए पैसे देकर उसे घर से भेज देता है और फिर उसके बाद अपने बच्चों को भी सुला देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रीना उसके घर पर आ जाती है और वो दोनों कूपर के रूम में जाकर रोमांस करना शुरू ही करते हैं कि तभी वहाँ पर हडसन आ जाता है जो उन्हें रोमांस करता हुआ देख लेता है और अब कूपर हडसन को देखते ही उस पर चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देता है। इन सब के बीच हम देखते हैं कि बिली अपने गम को कम करने के लिए माजिद को ढूंढते हुए उसके ऑफिस में पहुंच जाती है और यहाँ वो देखती है कि माजिद अपने फीमेल इन्वेस्टर के साथ रोमांस कर रहा होता है। अब बिली ये सब देखने के बाद वहाँ से जाने लगती है कि तभी माजिद उसे एक्सप्लेन करते हुए सिचुएशन के बारे में बताने लगता है, मगर इससे पहले कि माजिद बिली को कुछ भी समझा पाता उससे पहले ही बिली के फोन पर हडसन का वीडियो कॉल आ जाता है और फिर वो बिली को ये बता देता है कि डैड और ट्रीना आंटी एक दूसरे के साथ नंगे होकर कोई खेल खेल रहे थे। और अब जैसे ही हडसन के मुंह से बिली ये बात सुनती है वैसे ही वो माजिद को इग्नोर करके सीधा कूपर के घर पहुंच जाती है और फिर पहले तो वो अपने बच्चों को सुलाती है और फिर उसके बाद वो कूपर से पूछती है कि कूपर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, तुम इस तरीके के इंसान नहीं हो, थोड़ा तो सोचो, ट्रीना तुम्हारी दोस्त की बीवी है। कूपर बिली की बातों को सुनकर उसे बोलता है कि बिली मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट गया हूँ, मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन है, मुझे लग रहा था कि फ्रांचेस्का के साथ रोमांस करके उसके साथ रिलेशनशिप में रहकर ये खालीपन दूर हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं मिस करता हूँ अपनी पुरानी फैमिली को, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, तुम प्लीज वापस आ जाओ। और अब वैसे भी ब्रैड तो तुम्हारी लाइफ में है भी नहीं। अब बिली ब्रैड वाली लाइन को सुनकर कूपर को बताती है कि वो ब्रैड के साथ नहीं है लेकिन वो माजिद नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। और अब जैसे ही कूपर को माजिद के बारे में पता चलता है उसे ये क्लियर हो जाता है कि बिली किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रह सकती है मगर वो कूपर के साथ नहीं रहेगी। और अब जैसे ही कूपर को ये बात पूरी तरीके से क्लियर होती है वैसे ही वो बिली को घर से निकाल देता है। अब इसके बाद हम जीजी को देखते हैं जो ब्रैड के दिमाग से बिली को निकालने के लिए 9 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि ब्रैड उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसके दिमाग में बिली नहीं है और उसे सेक्स करने की जरूरत नहीं है इस कंडीशन में, लेकिन जीजी ब्रैड के फेस को देखकर ये बात बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि ब्रैड के दिमाग में अभी भी बिली है और बिली को उसके दिमाग से निकालने के लिए यही उसके पास एक इकलौता आखिरी रास्ता है। जीजी असल में हर वो कोशिश कर रही थी जिससे उसका घर टूटने से बचा रहे, फिर चाहे वो कोशिश किसी भी हद तक क्यों ना हो। यानी कि जीजी एक अच्छी वाइफ का फर्ज निभा रही थी, मगर वहीं ब्रैड को जीजी की किसी भी कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब जीजी की इन्हीं कोशिशों के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
सेक्स लाइफ सीजन 2 एपिसोड 4। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ब्रैड का बिजनेस पार्टनर उसके साथ फ्रॉड करके भाग गया था और नाम ब्रैड के ऊपर आ जाता है कि उसने अपने आर्टिस्टों के साथ 450 मिलियन यूएस डॉलर का फ्रॉड किया है। अब ब्रैड के इस मुश्किल हालात में भी उसकी वाइफ एक अच्छे और एक सच्चे साथी की तरह उसके साथ खड़ी थी, लेकिन ब्रैड को जीजी का कोई एफर्ट नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो बस अभी भी बिली का साथ चाहता था। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक लाइन याद आती है जो मैंने काफी टाइम पहले किसी को सलाह देते समय बोली थी कि आप उसको अपना पार्टनर चुनो जो आपसे प्यार करता है, ना कि उसके पीछे भागो जिसको आप प्यार करते हो। और यकीन मानो इस लाइन के अंदर ही आपके रिलेशनशिप लाइफ का पूरा सुख छुपा हुआ है। बैक टू द स्टोरी। अब जैसे ही बिली को ब्रैड के फ्रॉड केस के बारे में पता चलता है, वैसे ही वो उसे मैसेज करके उससे मिलने के लिए पूछती है ताकि वो उससे मिलकर उसे मोटिवेट कर सके और उसे हौसला दे सके। और यहाँ पर साशा की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो बिली को ये सब चीजें करने से रोकती भी है और ये बोलती है कि तुम ब्रैड से जितना हो सके उतना दूर रहो, मगर बिली नहीं मानती। और क्योंकि जीजी घर पर नहीं थी, वो फोटोशूट के लिए गई हुई थी, तो इसी वजह से ब्रैड जीजी के ना होने का फायदा उठाते हुए बिली को अपने घर बुला लेता है। और अब यहाँ पर बिली ब्रैड को मोटिवेट करते हुए उसे बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम एक अच्छे डैड बनोगे, फिर चाहे ये कंपनी तुम्हारे पास रहे या ना रहे। और तुम्हारी काबिलियत सिर्फ इस कंपनी से नहीं जुड़ी हुई है। एक्चुअली ब्रैड को इस कंपनी की फिक्र नहीं थी। ब्रैड को फिक्र ये थी कि अगर उसके हाथ से ये कंपनी चली गई तो आखिरकार वो क्या करेगा, वो कहाँ से पैसे लाएगा अपने आने वाले बच्चे को वो सारी खुशियां देने के लिए जिन खुशियों के बारे में उसने कभी सोचा था। अब यहाँ पर बात करते करते ये दोनों क्लोज आने लगते हैं, मगर तभी बिली खुद को रोकते हुए ब्रैड को ये सब करने से मना कर देती है और फिर उसके बाद वहां से चली जाती है। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ माइक साशा को मिलने के लिए बुलाता है और उसे मीटिंग के अंदर डराते हुए धमकाते हुए बोलता है कि काम को अपनी लाइफ से जल्दी चलता करो, वरना तुम्हें रिप्लेस करने में मुझे बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अब यहाँ पर साशा एक बार के लिए तो माइक पर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वुमेन होने का दम दिखाने की कोशिश करती है, मगर फिर माइक अपनी रिप्लेसमेंट वाली बात को साबित करने के लिए साशा के सामने ही एमेंडा गोरमन नाम की एक पोएट, एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट को कॉल करते हुए उसी बिजनेस डील को सुनाने लगता है जिस बिजनेस डील को उसने थोड़ी देर पहले साशा को देने के लिए कहा था। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि एमेंडा गोरमेन नाम की रियल में एक ब्लैक फीमेल पोएट, एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पहले तो साशा काम के ऑफिस में जाकर उसके साथ रोमांस करती है और फिर उसे ये बात बताती है कि मेरे एजेंट ने मुझसे ये बोला है कि मैं पब्लिकली तुमसे ब्रेकअप कर लूं ताकि मेरे ब्रांड पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े और जो मेरे खिलाफ हैशटैग चल रहा है वो भी शांत हो जाए। अब साशा की ये सारी बातें सुनने के बाद काम उससे भड़कते हुए बोलता है कि तुम अपने ब्रांड और अपनी सक्सेस के चक्कर में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम अपनी असली पहचान तक को खत्म करने के लिए तैयार हो रही हो। साशा माफ करना, तुम इस तरीके जी सकती हो, मगर मैंने लाइफ में कभी भी किसी भी काम को करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया है। तो साशा स्नो, आई लव यू, बट मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे झूठ में शामिल नहीं होऊंगा। एक्चुअली काम इसलिए भी गुस्सा था क्योंकि वैसे तो साशा सबके सामने खुद को बहुत इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड फेमिनिस्ट बोलती थी, मगर पीछे से वो भी अपने एजेंट माइक के ऑर्डर और उसकी धमकियों पर ही चला करती थी। मानो माइक एक मदारी हो और साशा एक बंदर। जिस तरीके से पब्लिक को लगता है कि खेल बंदर दिखा रहा है, लेकिन असल में खेल तो मदारी दिखा रहा होता है, बंदर तो उसके इशारे पे नाच रहा होता है। और यही ठीक पैटर्न था माइक और साशा के बीच। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब बिली अपनी दोस्त ट्रीना और कैरोलिना के साथ कैरोलिना का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पा के अंदर जाते हैं, तो तब वहां ट्रीना पहले तो कूपर के साथ सेक्स करने को लेकर बिली से माफी मांगती है और फिर यहीं पर ट्रीना और कैरोलिना बिली की तरह आजादी वाली लाइफ के नाम पर अपनी लाइफ को बर्बाद करने का फैसला कर लेती हैं। जहां ट्रीना डेविन से डिवोर्स लेने का फैसला करती है, वहीं कैरोलिना अपने पति को धोखा देते हुए और उससे छुपकर अपने मसाज वाले के साथ स्पा मीटिंग के नाम पर सेक्स कंटिन्यू रखने का फैसला करती है। और इन दोनों को इन सब हरकतों में कोई गलत बात नहीं लगती। मतलब ट्रीना का डिवोर्स लेना एक बार को समझ आता है क्योंकि डेविन हर रोज अलग अलग लड़कियों के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ अपने घर में सेक्स किया करता था, जो कि बहुत गलत बात है। और डेविड की इन्हीं हरकतों की वजह से ट्रीना का डिवोर्स लेना समझ आता है। बट कैरोलिना का हस्बैंड एक बहुत अच्छा इंसान था जो अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता था और सिर्फ कैरोलिना ने सेक्स के चक्कर में ही अपने पति को चीट करने का फैसला किया था। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे ही आप होते चले जाएंगे, नो मैटर आप कितने ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपका दोस्त बिगड़ा हुआ है तो लिख के ले लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके ऊपर भी आपके बिगड़े हुए दोस्त का असर आएगा और आप मानो ना मानो आप उससे भी ज्यादा बिगड़ोगे और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर लोगे। अब स्पा के अंदर जब ये तीनों आपस में बात कर रही होती हैं, तभी बिली के फोन पर जीजी का मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा था कि मेरी शूट वाली लोकेशन पर मुझसे आके मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अब जैसे ही बिली ये मैसेज पढ़ती है वैसे ही वो जीजी से मिलने के लिए उसके फोटोशूट वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है। और अब यहाँ पहुंचने के बाद जीजी सबसे पहले तो बिली को ये बताती है कि जब भी कोई मेरे घर का मेन गेट का डोर ओपन करता है तो वैसे ही मेरे फोन पर नोटिफिकेशन और कौन घर के अंदर घुसा है तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जीजी रोते हुए अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश करते हुए बिली से लगभग भीख मांगने की कंडीशन में आकर उससे ये बोलती है कि बिली तुम्हें ब्रैड के साथ रहने का मौका मिला था मगर तुमने वो मौका गवा दिया और अब ये मेरा मौका है, तो प्लीज मेरी और ब्रैड की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। अब यहाँ पर जब जीजी ये बात बोल रही होती है तो उसके चेहरे पर उसके दिल का वो दर्द दिखाई दे रहा था, वो दर्द जो एक अच्छी औरत का था, एक ऐसी औरत जो किसी
भी हाल में अपने बसे बसाए संसार को बचाना चाहती थी। अब इन सब के बीच हम कूपर को देखते हैं जो काफी दिनों बाद जब फ्रांचेस्का से मिलने के लिए जाता है तो फ्रांचेस्का की बिल्डिंग का गार्ड उसे ऊपर जाने से रोक देता है और कहता है कि मैम ने आपको ऊपर आने से साफ साफ मना करा है। और अब इसके बाद फ्रांचेस्का और डेविन नीचे आते हैं और अब यहाँ पर फ्रांचेस्का कूपर को ये बता देती है कि उसे ये पता चल चुका है कि उसने ट्रीना के साथ सेक्स किया है। और अब जैसे ही कूपर को ये पता चल जाता है कि फ्रांचेस्का को सब कुछ पता चल गया है तो वैसे ही कूपर फ्रांचेस्का को ये भी बता देता है कि जब से वो फ्रांचेस्का के साथ रिलेशनशिप में आया है तब से उसने और भी कई लड़कियों के साथ सेक्स किया है। और अब कूपर के अपने खालीपन को भरने के चक्कर में कूपर ने एक अच्छी और बहुत सही लड़की फ्रांचेस्का की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कूपर ने उसकी जॉब खा ली थी, उसका दिल तोड़ दिया था और प्यार के ऊपर से भी उसका पूरा भरोसा उठा दिया था। और यहाँ पर फिर से मैं वही लाइन बोलूंगा कि आप उससे प्यार करो जो आपको प्यार करता है, ना कि उसके पीछे भागो जिसको आप प्यार करते हो। एक्चुअली कूपर मैनहट्टन में रहता था, मुझसे मिलता तो अच्छी सलाह ले लेता या फिर मेरा चैनल ही देख लेता। तो उसे शेयर करना और उसे बोलना कि चैनल सब्सक्राइब करे और तुम भी सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है ना। सब्सक्राइबर देख रहे हो कितने मर के बढ़ रहे हैं, शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी। बैक टू द स्टोरी। अब हम देखते हैं कि कूपर अपने गम को कम करने के लिए एक बार के अंदर जाकर काफी सारी ड्रिंक पी लेता है और फिर उसके बाद वो वहाँ पर हंगामा खड़ा करने ही वाला होता है कि तभी कूपर की फर्स्ट गर्लफ्रेंड एमिली वहाँ आ जाती है जो उसे ऐसा करने से रोकते हुए उसके बुरे हालातों को देखकर उसे प्यार से समझाती है और बोलती है कि कूपर तुम ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब से ना तो बिली और ना ही कोई और लड़की तुम्हारी लाइफ में थी और तुम्हारी असलियत यह है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तो खुद को अपने इस डिवोर्स के गम से बाहर निकालो। मैं जानती हूँ कि डिवोर्स का दर्द बहुत ज्यादा तकलीफ देता है मगर जीने का ये कोई तरीका नहीं है। खुद को फिर से वही बनाओ जो तुम थे। और अब इतनी सलाह देने के बाद एमिली वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माजिद बिली से मिलने के लिए उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है और बिली के आने का इंतजार कर रहा होता है। और अब जैसे ही बिली अपनी बिल्डिंग के नीचे आती है तो वैसे ही माजिद बिली को रोकते हुए उसके और उसकी इन्वेस्टर के बीच रोमांस क्यों हो रहा था उसके पीछे का सच बताते हुए वो बोलता है कि मैंने काफी साल तक छोटी मोटी नौकरियां करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा करा अपने रेस्टोरेंट को खोलने के लिए, लेकिन एंड टाइम पर मेरी पूरी कैलकुलेशन बिगड़ गई। और फिर उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे मेरी इस फीमेल इन्वेस्टर से मिलवाया और मेरी इस फीमेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाने के बदले मेरे सामने डिमांड रखी कि अगर मैं उसके साथ सेक्स करता रहूंगा तो ही वो मेरे बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगी। लेकिन बिली मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं अपनी इस फीमेल इन्वेस्टर को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर क्रिसमस पार्टी पर मेरी ये फीमेल इन्वेस्टर भी वहाँ पर आ जाती है। मैं वहाँ पर भी उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मगर इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता तुम वहाँ पर आ गई और तुमने उसे और मुझे क्लोज देखकर कुछ भी ना तो सुना और ना समझा और तुम फिर वहाँ से चली गई। लेकिन प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने अब उस इन्वेस्टर को उसकी लिमिट समझा दी है और अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी और मुझसे दूर रहेगी। और अब बिली को जैसे ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं वैसे ही वो फिर से माजिद को माफ करते हुए उसके साथ सेक्स करने लगती है। अब एक तरफ तो ये हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से जीजी को लेबर पेन होने लगता है और वो बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। और अब जैसे ही ब्रैड को ये बात पता चलती है वैसे ही वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बट यहाँ पर जीजी के फेस को देखकर लग रहा था कि उसने ब्रैड को भटकने से रोकने के लिए और अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए किसी तरीके से अपनी डिलीवरी को जल्दी करवा लिया। लाइक हो सकता है कि उसने खुद के पेट पर ही हिट करके या फिर किसी और तरीके से अपनी डिलीवरी को फास्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो भी लड़कियां मेरी वीडियो देख रही हैं वो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या खुद को हिट करके या फिर किसी और तरीके से डिलीवरी को जल्दी करवाया जा सकता है या फिर जीजी के फेस पे जो भी रिएक्शन थे वो मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से है। और अब किसी के हिस्से खुशी तो किसी के हिस्से गम लगने के बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सेक्स लाइफ सीजन 2 एपिसोड 5। एपिसोड शुरू होता है 2.5 महीने आगे 15 मार्च से और अब फाइनली बिली और कूपर का डिवोर्स हो रहा था और वो लोग कोर्ट में खड़े थे। और अब फाइनली बिली और कूपर डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके डिवोर्स ले लेते हैं। और अब इसी के साथ बिली को कूपर के साथ बिताए वो 9 साल याद आ रहे थे जिन 9 सालों में उन्होंने बहुत सारी खुशियां इकट्ठा करी थी, लेकिन आज जस्ट एक सिग्नेचर से हर खुशी, हर जिम्मेदारी, हर एक पैसे का बंटवारा हो गया था। अब डिवोर्स के बाद हम डेविन को देखते हैं जो स्पोर्ट्स कार को लेकर आया होता है और कूपर को डिवोर्स की आजादी की खुशी के लिए पार्टी करवाने ले जाता है। अब पार्टी में ले जाने से पहले हम देखते हैं कि डेविन कूपर को ड्रग भी दे रहा था और अब बिली ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि कूपर अब ड्रग भी लेने लगा है। और अब ये देखकर बिली को कहीं ना कहीं कूपर की फिक्र हो रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेविन पार्टी के लिए 2 कॉल गर्ल्स को भी बुलाता है। और अब पहले तो ये दोनों एक होटल रूम में जाकर उन दोनों कॉल गर्ल्स के साथ नशा करते हैं और फिर ये दोनों होटल के अंदर इतना ज्यादा हंगामा करते हैं कि होटल वाले इन्हें होटल से बाहर निकाल देते हैं। अब होटल से निकाले जाने के बाद कूपर उन दोनों कॉल गर्ल्स को पूरी रात के लिए बुक कर लेता है और साथ ही कूपर 2 स्पोर्ट्स कार को भी रेंट पर लेता है। और अब ये दोनों उन दोनों कॉल गर्ल्स के साथ मजे करने के लिए डेविन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शासा भी काफी दिनों बाद फिर से काम से मिलती है और अब ये दोनों इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और फिर से ये दोनों शासा के घर पर जाकर काफी देर तक सेक्स करते हैं। और फिर उसके बाद काम शासा को बताता है कि मेरी फाउंडेशन का वर्क एशिया के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया है तो इसलिए मेरी फाउंडेशन ने सिंगापुर के अंदर एक नया हेडक्वार्टर बना लिया है और अब मैं भी सिंगापुर ही शिफ्ट होने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रहा तो मुझे तुम बार बार टकराओगी और फिर मैं बार बार पिघल जाऊंगा और क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा अपना करियर इंपॉर्टेंट है तो तुम
मुझसे शादी भी नहीं करोगी, और वैसे भी इस शहर के अंदर मैं इसीलिए आया था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं और तुमसे शादी कर सकूं। और अब हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि साशा और काम का मिलना कोई डेस्टिनी नहीं, बल्कि काम साशा को फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहता था, इसीलिए वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ था। लेकिन काम की हर कोशिश बेकार चली गई थी और अब फाइनली काम हमेशा हमेशा के लिए साशा से दूर जा रहा था। और अब ये सारी बातें जानने के बाद साशा सोच में पड़ जाती है कि वो आखिर करे तो क्या करे, क्या वो अपने करियर को चुने या फिर अपने प्यार को चुने। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिली डिवोर्स लेने के बाद अपने बच्चों को लेकर माजिद से मिलवाने जाती है। अब यहीं पर बिली की मुलाकात फिर से ब्रैड से हो जाती है, जिसके पास उसका बेटा भी था। और अब ब्रैड बिली के साथ थोड़ी बहुत बात करने के बाद वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम माजिद को देखते हैं जो हडसन के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए पहले तो उसके साथ काफी सारा खेलता है और फिर उसके बाद उसे अपने रेस्टोरेंट में ले जाकर चॉकलेट से बनी हुई अलग अलग डिशेस खिलाने लगता है। अब इसके बाद रात होने पर एक तरफ तो माजिद और बिली कूपर के घर में सेक्स कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम कूपर को देखते हैं जो अपने गम को कम करने के लिए कार को काफी तेजी से चला रहा था। अब यहीं पर हम देखते हैं कि कूपर की कॉल गर्ल उसे बताती है कि जिस शहर का कूपर है असल में वो भी उसी शहर की है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि कूपर की कॉल गर्ल उसके साथ बात करते करते ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगती है कि कूपर आखिर कैसा इंसान है। और मजे की बात यह होती है कि उस कॉल गर्ल का हर एक अंदाजा बिल्कुल सही जा रहा था। वो कॉल गर्ल बोलती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बाल बच्चे वाले इंसान हो, तुम ऐसे इंसान हो जिसे हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। चलो मैं गेस करती हूँ, तुम्हारी एक वाइफ होगी, 2 बच्चे होंगे जिनमें से एक बेटा होगा और एक बेटी होगी, और एक परफेक्ट लाइफ होगी, क्योंकि जिस शहर के अंदर तुम रहते हो मैं भी उसी शहर के अंदर पली बड़ी हूँ और उस शहर के अंदर हर एक इंसान ऐसा ही है जो वेल सेटल है और एक परिवार वाला इंसान है। और अब जैसे जैसे वो कॉल गर्ल कूपर की असली पहचान की तरफ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे कूपर को बिली के साथ बिताए वो हसीन पल याद आने लगते हैं जो पूरी तरीके से सिर्फ यादें बन के रह गए थे। और अब पुरानी यादों को याद करके कूपर इतना परेशान हो जाता है कि वो कार को जितना हो सके उतना तेज भगाने लगता है। और अब इसी ओवर स्पीडिंग की वजह से कूपर की कार डेविन के कार से टकरा जाती है और कूपर की कार पलट जाती है। और अब कूपर की कार के पलटने के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सेक्स लाइफ सीजन 2 एपिसोड 6 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि कूपर के एक्सीडेंट की खबर जैसे ही बिली को मिलती है वैसे ही वो कूपर की बेल कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और उसकी बेल करवा लेती है। अब इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और अब यहाँ पर कूपर बिली के सामने एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि एक्सीडेंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने दर्द को छुपा रहा था, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि जिसको मैं प्यार करता हूँ वो किसी और को प्यार करती है। ये बात जितनी बार भी मैं सोचता हूँ उतनी बार मेरा दिल फटता है, बट अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे आगे बढ़ना ही होगा। और अब कूपर की ये बात सुनकर बिली उसे गले लगाकर उसे हौसला देती है। अब इसके बाद हम साशा और काम को देखते हैं जो अभी भी इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन प्यार के लिए पहले कदम बढ़ाएगा और अपने करियर को सैक्रिफाइस करके दूसरे की कामयाबी में अपनी खुशी ढूंढते हुए उसके साथ जिंदगी बिताएगा। लेकिन क्योंकि साशा काम के साथ सिंगापुर जाने के लिए नहीं मानती और ये बोलती है कि हर बार सिर्फ औरतें ही क्यों प्यार के लिए अपने करियर को बर्बाद करें और हर बार सिर्फ हम ही क्यों सैक्रिफाइस दे, तुम मर्द क्यों नहीं। और अब फाइनली काम साशा की ये सारी बातें सुनने के बाद उसे ये बोलकर सिंगापुर के लिए निकल जाता है कि तुम खुद को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट वुमेन समझती हो, चलो मैं तुम्हारे आगे झुक भी जाऊंगा, मगर क्या तुम माइक को फेस कर सकती हो? क्या तुम उसके मुंह पर उसे जवाब दे सकती हो? शायद नहीं, और यही तुम्हारी हिपोक्रेसी है। और अब काम की बोली गई ये सारी बातें साशा के फेमिनिस्ट माइंड को बहुत बुरी चुभती हैं। अब इसके बाद हम माजिद को देखते हैं जो हडसन को बेसबॉल दिखाने के लिए स्टेडियम ले जा रहा होता है, मगर तभी माजिद के रेस्टोरेंट से माजिद को कॉल आता है और अब माजिद को पता चलता है कि उसका एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ के अचानक चला गया है। और आज क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर काफी ज्यादा क्लाइंट आने वाले थे, काफी ज्यादा भीड़ होने वाली थी, तो इसीलिए माजिद क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हडसन को बड़े प्यार से मनाकर उसे अपने रेस्टोरेंट में ले जाता है और फिर उसके बाद उसे काफी सारी चीजें खाने के लिए देकर क्लाइंट से ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद जैसे ही हडसन की चॉकलेट खत्म होती है तो वैसे ही हडसन चॉकलेट को रिफिल करवाने के लिए किचन में जाता है और अब हडसन को किचन में देखकर वहां काम कर रहे एक शेफ का ध्यान भटक जाता है और इसी वजह से रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। और अब आग लगते ही माजिद हडसन को बचाकर पहले तो आग से दूर ले जाता है और फिर उसके बाद उसे एक साइड बैठाकर उसे डांटते हुए बोलता है कि जब तक मैं आऊं ना तब तक यहाँ से हिलना मत। और अब इतना बोलने के बाद माजिद तो आग बुझाने के लिए चला जाता है, मगर क्योंकि हडसन को आज तक कभी किसी बाहर के बंदे ने नहीं डांटा था तो इसीलिए हडसन को माजिद का डांटा हुआ बहुत बुरा लगता है और इसी वजह से हडसन माजिद के रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर भागने लगता है। और अब जैसे ही माजिद को पता चलता है कि हडसन रेस्टोरेंट के अंदर नहीं है और वो कहीं भाग गया है तो वैसे ही वो बिली को कॉल करके उसके बेटे के खोने की खबर बता देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बिली और कूपर हडसन को खोजने के लिए माजिद के रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम ब्रैड को भी देखते हैं। ब्रैड यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि ब्रैड रेस्टोरेंट के अंदर पार्टनर था और ब्रैड ये देखने के लिए आया था कि रेस्टोरेंट के अंदर कितना नुकसान हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कूपर, बिली और ब्रैड मिलकर हडसन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं और अब थोड़ी बहुत देर ढूंढने के बाद फाइनली ब्रैड और बिली को हडसन उसी पार्क के अंदर मिलता है जिस पार्क के अंदर 15 मार्च को हडसन ब्रैड से मिला था। अब हडसन के मिलने के बाद जहां बिली माजिद के साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ लेती है, वहीं दूसरी तरफ हम कूपर को देखते हैं जो एक्सीडेंट के बाद नशे को पूरी तरीके से छोड़ चुका था और अब फाइनली वो अपनी 12 साल पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड एमिली के पास जाता है और उसे प्रपोज करते हुए बोलता है कि 12 साल पहले मैं तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन थोड़े समय पहले जो तुमने मुझे समझाया उस पर मैंने अमल किया और मैं पूरी तरीके से बदल गया हूँ, तो क्या
क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और अब हम देखते हैं कि कूपर के प्रपोजल को हाँ करते हुए फाइनली एमिली कूपर के साथ शादी करने के लिए मान जाती है। और अब फाइनली एमिली को भी अपना पुराना प्यार मिल गया था, वो प्यार जिसके लिए उसने 12 साल इंतजार किया। और एक्चुअली कूपर भी एमिली जैसी सुलझी हुई, समझदार, अच्छी और संस्कारी लड़की को ही डिजर्व करता था, एक ऐसी लड़की जो वन लाइफ वन मैन के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखती थी। अब इसके बाद हम साशा को देखते हैं जो अपनी बुक को लॉन्च करने के बाद सीधा एयरपोर्ट की तरफ भागती है ताकि वो काम के साथ सिंगापुर जा सके। और अब जैसे ही साशा एयरपोर्ट पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि काम ने सिंगापुर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है और उसने पहले कदम बढ़ाते हुए अपने करियर को सेक्रीफाइस करके साशा के साथ न्यूयॉर्क रहने का फैसला कर लिया है। अब इसके बाद कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि फाइनली साशा और काम शादी कर रहे थे और अब ये दोनों भी फाइनली 17 साल बाद एक हो गए थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि साशा की शादी में ब्रैड भी आया हुआ था और अब यहाँ पर ब्रैड बिली को बताते हुए बोलता है कि मैं कभी भी जीजी के साथ खुश नहीं रह सकता था और क्योंकि जीजी भी कोशिश कर करके थक चुकी थी तो इसलिए जीजी ने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली है, एक ऐसे इंसान से जो उसका ख्याल रखता है और पूरी तरीके से उसके लिए है। और अब मैं फिर से तुम्हारे पास आया हूँ, तो क्या बिली तुम मुझसे शादी करोगी। और अब हम देखते हैं कि इस बार बिली मौके को हाथ से नहीं जाने देती और वो फाइनली शादी करने के लिए हाँ कर देती है। और साथ ही बिली के लिखे गए रिसर्च पेपर द पावर एंड जॉय ऑफ सेक्स एंड लाइफ को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अप्रूव करते हुए बिली को पीएचडी की डिग्री दे देती है। अब इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि साशा के बच्चे हो गए हैं और फाइनली बिली और ब्रैड भी शादी कर रहे हैं। और अब इसी के साथ हर किसी को वो मिल गया था जो उसे चाहिए था। कूपर को एमिली मिल गई थी, ब्रैड को बिली मिल गई थी और साशा को काम मिल गया था। और इसी के साथ यही ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये सीजन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि इस सीरीज का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा और सबसे बेकार लगा। और इसी तरीके की और भी बेहतरीन वेब सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके की और भी बेहतरीन वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।